ये जख्म बड़े गहरे हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उत्तराखंड में सैलाब के सितम के बाद लगातार बारिश से भागीरथी भी उफान पर है। जी हां, जल स्तर लगातार भागीरथी नदी का बढ़ रहा है और ये एक बार फिर से खतरे का संकेत देता हुआ आज सुबह से फिर जल स्तर बढ़ रहा है। यानी लगातार बारिश ने जो कहर बीते दिनों बरपाया है, वही कहर एक बार फिर क्या नए रूप में सामने आएगा। भागीरथी इस वक्त उफान पर है। शाम तक बताया जा रहा है जलस्तर और भी बढ़ने की आशंका है। नदी के किनारे पर जो तमाम इलाके बसे हुए हैं उन सब पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी करके ये बता दिया गया है कि शाम तक जलस्तर और भी बढ़ सकता है। आइए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नदी का जलस्तर किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने भागीरथी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया है। आज की तस्वीर और 2 दिन पहले की तस्वीर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही हिस्सा जो काफी हद तक नीचे दिखाई दे रहा था, वही देखिए अब पूरी तरह से पानी के आगोश में वो हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो अब भागीरथी भी डरा रही है। हमारे संवाददाता सतेन चौहान वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, वही आपको दिखा रहे हैं ये जल स्तर किस तरह से खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। देखिए, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के जल ने एक बार फिर से लोगों की नींद उड़ा दी है। वजह है पानी का लगातार बढ़ना। आप देख सकते हैं भागीरथी का बहाव तेज हो गया है और पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह बताई जा रही है कि शाम के समय में लगातार बारिश होती है, दिन के समय में तेज धूप निकलती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, यानी कि खतरा दो तरफा बढ़ गया है। और यही भागीरथी नदी है जिसने उत्तरकाशी से लेकर जो है उत्तराखंड के कई जिलों में भयंकर तबाही मचाई थी। सामने के मकान आप देख सकते हैं, ये वो मकान है जो भागीरथी अपने साथ बहाकर ले गई थी और यही वजह है कि हजारों की तादाद में लोग जो है यहाँ से अपने मकान छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल सरकार ने ताजा जो सर्वे किया है उसके तहत 103 मकानों को फिलहाल फौरी तौर पर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा 200 और ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। लिहाजा लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऊपर से सरकार ने और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भागीरथी का जल का जो बहाव है और स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा जो टूटे हुए पुल हैं, सड़कें हैं, उनकी मरम्मत अभी नहीं हो सकती इस तेज बहाव की वजह से। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में उत्तराखंड, उत्तरकाशी वाले लोगों की समस्याएं बढ़ेगी। यहाँ पर एक सज्जन मौजूद हैं जिनका घर आप ठीक पीछे देख सकते हैं, कभी भी गिर सकता है। किस आपका नाम? मोहम्मद तारिक। किस हालात में आप रह रहे हैं तारिक साहब? सर जी, आज जिस दिन से ये बाढ़ आई है हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं। हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई हम लोग की। रात में नींद तलक नहीं आ रही है। पानी रोज डेली बढ़ते ही चला जा रहा है। हम लोग ये बच्चे पड़ोस में जितने मकान थे ये आप देख सकते हैं, पूरा मकान गिरा पड़ा है और ये सब पुल गिरता चला जा रहा है। कोई भी हम लोग के सारा साथ करने वाला देने वाला नहीं है। हम लोग रात भर यहाँ जगते हो जाता है। रात भर नींद नहीं आती, पूरी रात जागना पड़ता है। वजह भागीरथी का जल लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में मकान खाली हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में अभी और होने हैं। प्रशासन और सरकार लाचार है, मजबूरी प्राकृतिक है, लिहाजा कुछ कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, उत्तरकाशी आज तक। सतेन चौहान हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतेन, पहला सवाल ये, कितना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है सामने? दूसरा सवाल, ये कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और अलर्ट के जरिए क्या वहां से लोगों को खाली भी कराया जा सकता है? देखिए अंजना, पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं कि खतरा कितना बड़ा है, तो सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सके कि वाकई में जो हालात हैं उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के, वो कितने बिगड़े हुए हैं। आप सबसे पहले भागीरथी का ये जल स्तर देखिए। हम पिछले एक पूरे सप्ताह से इस जल स्तर को देख रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां, पुल है, सड़कें हैं, सब अपने साथ बहा ले गई है और इस नदी के दोनों तरफ उत्तरकाशी शहर बटा हुआ है। एक तरफ रिहायशी इलाका है, दूसरी तरफ बाजार है और इस वजह से जो रिहायशी इलाके के लोग हैं वो बाजारों तक नहीं जा सकते हैं। सामने आप स्कूल देख सकती हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, सबको बहाकर ले गई है भागीरथी।
और अमूमन यही हाल घरों का है। जो नदी के किनारे जितने भी घर बने हुए थे वो ज्यादातर बह गए हैं और जो बचे हुए हैं वो इस हालत में है कि वो कभी भी बह सकते हैं और खतरा पूरा जो है लोगों के ऊपर बना हुआ है। सरकार ने लाचारी दिखा दी है। कल मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यहां पर आए थे, उन्होंने खुद कहा कि हम बहुत जल्द हालात नहीं सुधार सकते हैं क्योंकि भागीरथी का बहाव जो है अभी भी इस कदर है कि हम ना पुल बना सकते हैं ना सड़कें बना सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि अंजना कि शहर की जब हम बात करते हैं यहां तक थोड़ी बहुत राहत लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां तक ना तो बुनियादी सुविधाएं पहुंची है, ना मेडिकल पहुंची है, ना दवाएं पहुंच रही हैं, ना खाने पीने का सामान पहुंच रहा है। और हालात वहां के भी यही हैं, वहां पे भी घर के घर गांव के गांव बह गए हैं। लिहाजा लोगों पर दो तरफा मार पड़ रही है। अगर मौसम विभाग की ही बात करें तो अभी ये खतरा टला नहीं है क्योंकि शाम के वक्त 2 बजे के बाद लगातार बारिश होती है, उसके बाद तेज हवाएं नहीं चलती है, जिसकी वजह से जो ऊपरी इलाके में ग्लेशियर है उनकी बर्फ नरम हो जाती है। और जब बर्फ नरम हो जाती है दिन में आप देख सकती हैं कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, ये धूप कहीं ना कहीं ग्लेशियर को पिघला देती है। तो एक तरफ बारिश का पानी, दूसरी तरफ ग्लेशियर का पानी, और यही पानी जो है भागीरथी का जल स्तर बढ़ा रहा है। मानसून पूरी की पूरी बाकी है, तो साथ में ये कह सकते हैं कि खतरा भी अभी पूरी तरीके से बाकी है। 103 घरों का कल ऐलान किया गया है कि उन्हें फौरन खाली कर दे। 200 घरों को मार्क किया गया है जिनको कभी भी खाली करने के लिए कहा जा सकता है। अंजना, बिल्कुल, लोगों को खाली करने के लिए भी उस जगह पर कहा जा सकता है। लहरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीर पहले थी और आज की तस्वीर ये साफ बयां कर रही है कि जबरदस्त इजाफा खतरे में कहा जा सकता है। सवाल ये है, जैसा हमने पिछले दिनों उत्तराखंड में देखा था, अलग अलग जगहों पर लोग बहुत चक्के रह गए थे। अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कुछ जगहों पर, लेकिन प्रशासन ने बावजूद इसके लापरवाही का आलम बरता सतेन, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्या यहां पर वक्त रहते लोगों को निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है? देखिए, शायद पिछली जो घटना हुई है उससे सरकार थोड़ा सबक ले रही है और अब खुद सरकार ने जो है लोगों को ऐलान किया है कि वो 103 घर हैं तुरंत खाली कर दें। लेकिन तकलीफ देने वाली बात अंजना ये है कि ऐलान आप कर रहे हैं कि घरों को खाली कर दें, लोग खाली कर भी रहे हैं। लोग सरकार के ऐलान से पहले ही, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि लोग अपने घरों का सामान लेकर भाग रहे थे जैसे ही पानी का जल स्तर बढ़ा। और अब जो स्तर बढ़ रहा है, सरकार ने बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भैया आप अपने घरों को खाली करिए। लेकिन लोग जाए कहां? ना तो यहाँ पर राहत शिविर बनाए गए हैं, ना कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग अपने घरों को छोड़कर वहां चले जाए। लिहाजा जो लोग हैं वो ऊपर पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं, कुछ किराए के मकानों में रह रहे हैं। तो सवाल यह है कि लोगों को आप मकान खाली करवाने बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनके लिए खतरा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब लोग मकान खाली कर रहे हैं तो आपके उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि वो अपनी रात को जो है बिता सके, दिन में अपने छोटे बच्चों को खाना खिला सके। ये बहुत जरूरी है अंजना। बिल्कुल, और इसी का अभाव उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, चाहे गुप्तकाशी हो, केदारनाथ के तमाम इलाके हो जहां पर देखा गया, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो आज भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच आइए आपको सुनाते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री जो है वो क्या कह रहे हैं। यशपाल आर्या साहब, सुनिए। कुछ यात्री सीमित मात्रा में अभी बद्रीनाथ में हैं, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे क्षेत्र हैं जहां पर आज तक संपर्क नहीं हुआ रहा, कनेक्टिविटी नहीं है, राहत बचाव कैसे किया जाए, किस तरह से उनको खाद्यान्न पहुंचाया जाए, क्योंकि करीब मुख्य मार्ग करीब सभी बंद हैं, जहां पर बिल्कुल रोड्स नहीं है और काफी दुर्गम जगह हैं जहां पर सड़क मार्ग से खाद्यान्न पहुंचाना संभव नहीं है। एयर ड्रॉपिंग के जरिए सामग्री खाद्यान्न पहुंचाने का काम हमने शुरू किया है। कहां तुम चले गए? उत्तराखंड में आए सैलाब में कितने बह गए, कितने गुम हो गए, इसका आंकड़ा अभी तक नहीं मिला है। हालात जरा काबू में आते लोग अपनों की तलाश में निकल पड़े हैं। एक शख्स को अपनी पत्नी और बच्ची की तलाश है। कानपुर के रहने वाले उस शख्स से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। बाजार में जगह जगह पोस्टर चिपके पड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए, जो कि इस हादसे के बाद से लापता हो गए थे, वो लोग अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से लोग पोस्टर चिपका रहे हैं ताकि इनके सगे को
कोई कहीं किसी ने कोई देखा हो तो उन्हें उनके पास आ सके। कई ऐसी कहानियां हैं, त्रासदी की ऐसी कहानियां हैं जो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग अपनों को खो चुके हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त सौरभ भट्ट, जो कि उस दिन केदारनाथ मंदिर में अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ थे। आज तक वो अपनी बेटी और पत्नी को इस तरीके के पोस्टर लेकर कस्बों कस्बों में ढूंढते फिर रहे हैं। बात करते हैं क्योंकि अब तक ये घर नहीं लौटे हैं। इनका बेटा एक दिन बाद तो मिल गया, लेकिन पत्नी और बेटी अब तक लापता है। सौरभ, ये बताइए कि एक तो मैं आपको देख रहा हूं, आप पूरी तरीके से घायल हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें चोटें आई हैं। ये आप पोस्टर लेकर के किनका घूम रहे हैं और किस तरीके से आप उस दिन गुजरे? ये इस पोस्टर में मेरी वाइफ रश्मि भट्ट और बेटी आस्था भट्ट है, जो कि 17 तारीख को केदारनाथ मंदिर के से बह गए थे हम चारों लोग, मेरा बेटा, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। बताइए कि कैसे छूटा था हाथ आपका, क्योंकि आप लोग चारों लोग जब एक साथ वहां पर जब पानी आया तो मंदिर के जस्ट बगल में ट्रस्ट का ऑफिस है, जिसमें मैं सब बच्चों को लेके और पत्नी को लेके अंदर कोने में बिल्कुल दब गया जाके, और पत्नी और बच्चों को अपने से चिपटा लिया। लेकिन अचानक इतना तेज फ्लो था पानी का कि दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए पानी अंदर आ गया। गर्दा ज्यादा और बालू ज्यादा होने के कारण मैं डूब नहीं रहा था। जितना पानी बढ़ता जा रहा था मैं ऊपर उठता जा रहा था। लास्ट टाइम जब मैं छत पे टकराया मेरा सर और मेरे बच्चों का, तो हम लोगों का दम घुटने लगा वहां पर। तभी अचानक छत या सामने वाली दीवार फट गई, जिससे पानी फ्लो के साथ तेजी से नीचे बहा। उसमें हम सब लोग बहते हुए नीचे चले गए और सबके हाथ अलग अलग छूट गए। बह के मैं तो एक मलबे में फंस गया था जाके 200 फीट नीचे जाके केदारनाथ मंदिर से। लेकिन वहां से मेरा बेटा और बेटी और पत्नी हमसे अलग हो गए थे। से आप जैसे और कितने लोग हैं जो आपको दिखे हैं ढूंढते हुए अपने बच्चों? वहां पर ऋषिकेश बस स्टैंड में कम से कम 3000 आदमी पड़ा हुआ है अपने परिजनों की तलाश में, लेकिन किसी के कोई परिजन लौट नहीं रहे हैं। सब लोग मायूस होते जा रहे हैं और प्रशासन से पूछ रहे हैं, तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कोई कौन सी बस आएगी, कहां पर कितने लोग फंसे हैं। प्रशासन के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सौरभ भट्ट थे, जिनकी कहानी अकेले सौरभ की नहीं है। ऐसी कई कहानियां हर आते जाते शख्स के चेहरों पर आप पढ़ सकते हैं, जो इस इलाके में अपने परिजनों को ढूंढता फिर रहा है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ कुमार अभिषेक, गुप्तकाशी, आज तक।